Okay, today we are going to start concept related to gravitation. Okay, what is gravitation and various concept related to gravitation. Okay, first of all, let's start thinking something. क्या आपने कभी सोचा है कि जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, ओके, और हमारा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट मून है, हमें पता है कि अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, लेकिन कैसे करता है, ये रिवॉल्व कैसे करता है, इनके बीच में ऐसा क्या है इन दोनों के बीच में कि ये रिवॉल्व करते रहता है। सिमिलरली जो सन है, सन के अराउंड बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको रिवॉल्व करने में मजबूर करता है। ओके, क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कौन सा फोर्स है जो इनको रिवॉल्व करने में मजबूर करता है। ओके, सिमिलरली क्या आपने ये सोचा है कि कोई भी चीज़ आप अगर ऊपर थ्रो करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने बॉल लिया, बॉल को अगर आप अपवर्ड थ्रो करते हो तो कुछ समय के बाद ये ऑटोमेटिक जो हमारा ग्राउंड है, ये ग्राउंड पर नीचे आ जाता है। तो अगेन सवाल ये आता है कि ऐसा कौन सा फोर्स है, ये ग्राउंड के पास जो हमारा ग्राउंड है, इस ग्राउंड के पास ऐसा कौन सा फोर्स है जिसको हम अर्थ कहते हैं। बेसिकली अर्थ के पास कौन सा फोर्स है जो कोई भी चीज़ को नीचे ले आता है। ओके, जैसे कि अगर मैंने बॉल फेंका तो बॉल नीचे आ जाता है, अगर मैंने स्टोन फेंका तो स्टोन नीचे आता है। आपने कहानी सुना होगा, फेमस कहानी न्यूटन्स का, सर न्यूटन का, कि एप्पल के ट्री के नीचे बैठे रहते हैं और एप्पल का ट्री के नीचे बैठे रहते हैं ये, और एप्पल नीचे गिरता है। तो इनके दिमाग में सवाल आता है कि नीचे क्यों गिरता है, ये ऊपर भी जा सकता है था, ये हॉरिजॉन्टल भी जा सकता था, बाजू में भी जा सकता था, लेकिन ये वर्टिकली डाउनवर्ड क्यों गिरा, मतलब अर्थ के सरफेस पर क्यों गिरा। इसका मतलब अर्थ के सरफेस के पास कुछ ऐसा खास फोर्स है जो इसको क्या किया, अट्रैक्ट किया। ओके, तो सवाल आता है कि ये फोर्स का नाम क्या है। तो बेसिकली जो भी मैंने बताया, जो फोर्स प्लैनेट्स के बीच में होते हैं, जो फोर्स अर्थ एंड सन के बीच में है, अर्थ एंड मून के बीच में है, एप्पल और ग्राउंड के बीच में है, कोई भी ऑब्जेक्ट एंड ग्राउंड के बीच में है, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। कौन सा फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिंग फोर्स है। देखिए फोर्स, ओके, तो ग्रेविटेशन फोर्स कौन सा फोर्स है, ये अट्रैक्टिंग फोर्स है, यानी ये दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। कुछ फोर्स ऐसे भी रहते हैं जो रिपेल करते हैं, ठीक है, जैसे कि चार्ज रहता है, तो चार्ज नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रिपेल होगा, यानी दूर जाएगा। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स ऐसा नहीं होता है। ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी हमेशा करीब लाएगा। और ये फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, ठीक है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या होता है, ग्रेविटेशन फोर्स होता है। आप कोई भी यूनिवर्स का दो ऑब्जेक्ट ले लो, इसके बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा। जी हाँ, आपने सही सुना, यूनिवर्स का कोई भी दो ऑब्जेक्ट, डजेंट मैटर ये अर्थ का हो या फिर मार्स का हो या फिर आउटसाइड सोलर सिस्टम भी हो, ठीक है, यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट अगर आप लेते हो, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, तो इनके बीच में एक फोर्स रहेगा। जी हाँ, एक फोर्स रहेगा। इस फोर्स का नाम क्या है, इस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशन फोर्स। यानी मैं कहना चाहता हूँ, अगर कोई पर्सन है ऑन अर्थ पे भी एक पर्सन है जिसका नाम है राम, ओके, और दूसरा पर्सन है जिनका नाम है हनुमान, ठीक है, राम एंड हनुमान, तो इनके बीच में भी क्या होगा, एक होगा ग्रेविटेशन फोर्स। तो सवाल आता है कि अगर ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिंग फोर्स है, तो ये दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं होते। सिंपल सा लॉजिक है भाई, मैंने कहा अभी ग्रेविटेशन फोर्स है और ये क्या है, अट्रैक्टिंग फोर्स है, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये दोनों जो व्यक्ति है, दोनों दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते। सिमिलरली अगर मेरे पास पेन है और मैं हूँ, तो पेन और मैं दो ऑब्जेक्ट हो गए, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है। तो अगर दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स है तो हम दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे। ओके, तो सवाल आता है, तो चलिए इस सवाल का आंसर देते हैं, ठीक है। तो इधर आप देख पा रहे हो, ये हमारा सन है या बाकी प्लैनेट्स है, तो इन सब के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। और ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स ये क्या होता है, रिवॉल्व करता है। ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स क्या करता है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। सिमिलरली अर्थ एंड मून के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है, एंड ड्यू टू दैट जो हमारा मून है ये रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो इसी फिनोमेना को जो मैंने बताया कि पहला आपने ट्री के नीचे जब एप्पल गिरा, ठीक है, तो न्यूटन सर के दिमाग में अलग अलग सवाल आया। इसका मतलब ये नहीं कि ये एप्पल गिर गया और बहुत सारे सवाल आ गए और ये ग्रेविटेशन इन्वेंट हो गया, नहीं, इससे पहले भी इनके दिमाग में चल रहा था
ठीक है। ये बेसिकली एक टर्निंग पॉइंट था बोल सकते हो। ऐसा बताया जाता है कि जब ये हॉलीडे पे थे, जब ये पढ़ रहे थे और जब छुट्टी थी, बेसिकली छुट्टी नहीं थी, छुट्टी दिया गया था, जैसे कि अभी कोविड था तो तभी भी एक बीमारी फैला था, तो तभी भी ऐसा यूनिवर्सिटी लोग को छुट्टी दे दिया गया था। तो तब की बात है जब ये अपने एक एप्पल ट्री के नीचे बैठे थे और जब एप्पल गिरा तो इनके दिमाग में सवाल आया कि जो अर्थ के बाद ऐसा क्या फोर्स है जो इस एप्पल को अट्रैक्ट किया। ठीक है, तो देखो अर्थ एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ का ग्राउंड क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और दूसरा एक एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है, दोनों बीच में क्या होना चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स हुआ। तो यही इन्होंने न्यूटन सर ने क्या बताया। ठीक है, और बहुत लोग रहता है कि अगर एप्पल नहीं गिरा रहता तो ये इन्वेंट नहीं होता। ऐसा नहीं है, बाद में जाकर कोई तो कोई इन्वेंट कर ही देता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और ये हमेशा अकेला इंसान का एफर्ट नहीं होता है, बाकी साइंटिस्ट ने भी एफर्ट किया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ न्यूटन सर का कंट्रीब्यूशन है, और भी साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है। हम देखेंगे और कौन से मेजर साइंटिस्ट है जिनका कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है, जो इस फोर्स है, इस लॉ को बुलाया जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इधर की वर्ड है यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब होता है यूनिवर्सल, दैट मीन्स कि ये कहीं पर भी हर जगह वैलिड है। ओके, एवरीवेयर, हर जगह है क्या, वैलिड है। यानी सिर्फ अर्थ पर ऐसा नहीं कि ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है सिर्फ अर्थ पर वैलिड है, नहीं। अगर आप अर्थ के बाहर जाओगे, आप सोलर सिस्टम के बाहर जाओगे, आप कहाँ गैलेक्सी के भी बाहर चले जाओगे, तभी भी ये लॉ वैलिड है। और लॉ क्या कहता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमेशा क्या रहेगा, हमेशा एक अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा। कौन सा फोर्स रहेगा, अट्रैक्टिंग फोर्स रहेगा, और इस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ओके, तो ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ओके, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अभी इसको मैथमेटिकली किस तरह से हम ट्रीट करते हैं देखते हैं। तो पहला जो हमारा फोर्स है, लॉ ऑफ जो दो ऑब्जेक्ट है, ओके, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का मास है, इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे देते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट 1 कहते हैं। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 कहते हैं। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट 1 का मास को हम बोलते हैं m1। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 का मास को बोलते हैं m2। ठीक है, और जो इनके बीच में डिस्टेंस है, कुछ तो दूरी होगा ना भाई, जैसे कि अर्थ है एंड मून है, तो इनके बीच में एक डिस्टेंस है, तो जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं d। ठीक है, कुछ जगह पर r लिखा रहता है, डजेंट मैटर, हम इसको d ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो m1 m2, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 इज द मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन m1 एंड m2। ठीक है, नाउ इसको मैथमेटिकली जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा कहा गया, ठीक है, कि जो हमारा F है, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 के। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है F है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m2 के, दूसरा पॉइंट। एंड तीसरा पॉइंट F है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d² के। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन है, क्या है, फर्स्ट, तीनों रिलेशन को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रिलेशन क्या था, फर्स्ट था कि जो F है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, यानी ऑब्जेक्ट 1 का मास पर। ठीक है, दैट मीन क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या कि अगर मास इंक्रीज होता है तो फोर्स, जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी मान लीजिए हमारा ये m1 है और ये m2 है। ठीक है, अभी मैंने m1 के मास को 2m कर दिया, मतलब पहले जितना मास था इसके डबल कर दिया, तो जो हमारा फोर्स हो जाएगा ये भी डबल हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट बोलता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट के मास पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास को भी, अगर मान लीजिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास सेम है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास को मैंने डबल कर दिया, यानी ट्रिपल कर दिया, 3 टाइम कर दिया, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम हो जाएगा। अगर मैंने सेकेंड ऑब्जेक्ट के मास को हाफ कर दिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो थर्ड पॉइंट था, एंड इट वॉज क्रिटिकल पॉइंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो हमारा डिस्टेंस है इसके ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्क्वायर में। ठीक है, डिस्टेंस के स्क्वायर में। इसका मतलब क्या होता है कि अगर डिस्टेंस डबल कर दे, ठीक है, तो हमारा जो फोर्स है ये कितने गुना कम हो जाएगा, तो d का स्क्वायर, यानी डबल का स्क्वायर, यानी 4 गुना कम हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट। अगर मैंने डिस्टेंस को डबल कर दिया, मान लीजिए ये प्लैनेट ए है, ये प्लैनेट बी है। ठीक है, इनके बीच में भी क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। अभी मैंने इसको डिस्टेंस को डबल कर दिया,
तो जो ग्रेविटेशन फोर्स पहले था इसके अभी ये क्या हो जाएगा, इसके 4 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी स्क्वायर है, तो डबल का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, यानी एफ 4 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इधर डी स्क्वायर का फैक्टर है। अब सवाल आता है कि इधर डी स्क्वायर क्यों है, तो इसके लिए आपको केपलर्स लॉ पता होना चाहिए, जो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो केपलर्स अगेन एक साइंटिस्ट थे जिनके हेल्प लिया बेसिकली जो इक्वेशन दिया गया था केपलर्स लॉ के द्वारा, इसके हेल्प लिया गया था इस डी स्क्वायर को डिसाइड करने में। ठीक है, तो डी स्क्वायर कैसे क्यों आता है डी स्क्वायर, इसको हम देखेंगे बाद में। अभी के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन है। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ 3 इक्वेशन हम क्या कर सकते हैं, हम इस तीनों को क्या कर देंगे, एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा F, ठीक है, ये हो जाएगा m1 m2 दोनों के साथ डायरेक्टली है, और इन्वर्स से किसके साथ, डिस्टेंस के साथ डी स्क्वायर, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2 एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। नाउ हमें पता है इधर हमें इक्वल टू का अगर साइन चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट। ठीक है, इधर क्या लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो इस कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं जी से। ठीक है, इस कांस्टेंट को क्या किससे डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका जी का वैल्यू है ये हर जगह पर सेम रहेगा, इस जी का वैल्यू हर जगह पर सेम रहेगा। देखिए कुछ कांस्टेंट ऐसे भी रहते हैं जो ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, प्लेस बाय प्लेस चेंज होते हैं। ठीक है, कुछ कांस्टेंट दुनिया में ऐसे रहते हैं, बहुत सारे कांस्टेंट हैं जो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट मटेरियल बाय मटेरियल चेंज होते हैं। ठीक है, लेकिन जी है, ये जी क्या होता है, यूनिवर्स में हर जगह पर सेम है, इसका एक फिक्स वैल्यू है। बेसिकली क्या है, इसका फिक्स वैल्यू है, फिक्स वैल्यू। ठीक है, इसका जो वैल्यू है हर जगह पर, यानी अर्थ पर भी इसका वैल्यू फिक्स है, मार्स पर भी फिक्स है, सन पर भी फिक्स है, मून पर भी फिक्स है। ठीक है, सैटर्न पर भी फिक्स है, जिधर जाओ सब जगह पर इसका वैल्यू क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं होता है जो जी का वैल्यू। और जी का वैल्यू क्या है ये हम देखते हैं। तो जी का जो वैल्यू है ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया अगेन दूसरे साइंटिस्ट के द्वारा। जो वैल्यू है ये है 6.673 इंटू, ठीक है, इंटू देखना 10⁻², अभी ⁻² है बहुत इंपॉर्टेंट है, -11 है। देखिए बहुत छोटा वैल्यू है। ओके, 6.673 इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, दैट इज़ -11 यानी 10⁻⁻11 है, तो ये बहुत छोटा वैल्यू है। ठीक है, ये इसका वैल्यू है। अभी सवाल आता है इसका यूनिट क्या है, यूनिट क्या होगा, तो यूनिट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल है, यूनिट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर डालेंगे। तो F इस डी स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, डी स्क्वायर, और इसको भी शिफ्ट कर दो। ठीक है, तभी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। तो F का यूनिट क्या होता है, F का होता है न्यूटन, D मतलब क्या, D इज ए डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और ये क्या है, किलोग्राम किलोग्राम, दोनों मास है तो किलोग्राम किलोग्राम डिवाइड बाय किलोग्राम। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, ये यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इधर 2 किलोग्राम है ना, किलोग्राम किलोग्राम, तो किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो होपफुली आपको इसका यूनिट भी समझ गया होगा। तो दिस इज ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जो हर जगह पर क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, हर जगह पर सेम रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वैल्यू आपको हर जगह पर सेम रहेगा। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ डेफिनेट फोर्स। जैसे मैंने बताया आपको, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एक सर्टन फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, और इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। तो सिंपली इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एप्पल है, एप्पल एक ऑब्जेक्ट है, अर्थ का जो सरफेस है ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, तो अर्थ के ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एप्पल को अट्रैक्ट किया और इसको नीचे बुला दिया। लेकिन फिर सवाल आता है, सवाल आना चाहिए कि अगर अर्थ के ऑब्जेक्ट ने एप्पल को अट्रैक्ट करके इसको नीचे बुलाया तो अपोजिट क्यों नहीं हुआ, मतलब कि अगर ये एप्पल है, ये अर्थ का सरफेस है, ओके, तो ये ऊपर क्यों नहीं गया। सवाल आना चाहिए कि अट्रैक्ट तो दोनों कर रहा है, तो ये नीचे आ गया लेकिन ये ऊपर नहीं गया। बेसिकली ये सवाल आता है, ये फिर आ जाता है हमारे फॉर्मूला में। अगर आप देखोगे तो m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, तो
तो इधर क्या है, मास पर डिपेंड करता है। अगर आप देखोगे तो अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एप्पल का मास, और एप्पल का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा फोर्स हो जाएगा। तो देखा जाए तो एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं कि एप्पल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, एप्पल अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मास बहुत ही कम है तो ये टेंस टू जीरो हो जाता है। यानी इसको हम ये बेसिकली क्या हो जाता है, हमें दिखता नहीं है, इतना कम अट्रैक्ट करता है कि ये जो बाकी फ्रिक्शन है इसके वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसका वैल्यू बहुत कम है। ठीक है, तो इसी चीज़ को और हम अच्छे से समझते हैं। ओके, एक एग्जांपल से, इंसान है तो इसका मास है 75, दूसरा है 80 kg, और जैसे अभी हमने देखा कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स होगा, अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, यानी दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन सवाल आता है कि फिर अट्रैक्ट हम दिखते क्यों नहीं है डे टू डे लाइफ में, अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मतलब एक दूसरे के पास आ जाना चाहिए, तो पास क्यों नहीं आते। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ जाएगा क्यों नहीं आता है पास। ठीक है, तो इन दोनों के, मान लीजिए इन दोनों का डिस्टेंस है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर का है। ठीक है, ये कितने मीटर का, 1 मीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, मास पता चल गया, डिस्टेंस। तो अभी हम फोर्स निकालते हैं कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये एग्जैक्टली है कितना। तो पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, m1 m2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर। ठीक है, तो g का वैल्यू हर जगह कांस्टेंट है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। m1 इज़ 75, m2 इज़ 80 डिवाइड बाई डी स्क्वायर, दैट इज़ 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में आपको वैल्यू मिल जाएगा 4.002 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। ठीक है, ओके, तो आपको अप्रॉक्स में ये आंसर मिल जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये माइनस क्या है, -7 है। तो -7 है, दैट मीन ये बहुत ही छोटा है, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है, ये बहुत ही छोटा वैल्यू है। एंड क्योंकि ये बहुत छोटा वैल्यू है, हम इसको फील नहीं कर पाते। आपको समझना पड़ेगा कि दो इंसान के, मतलब आप हो, आपके बाजू एक और इंसान है, तो इन दोनों के बीच, आपके बीच में कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स है, अभी भी है, लेकिन अभी आप इसको फील क्यों नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज इसका वैल्यू बहुत छोटा है। इसका वैल्यू क्यों छोटा है, क्योंकि जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है ये अपने आप में बहुत छोटा है। लेकिन इधर ही आप मास इंक्रीज कर लो, मान लीजिए आप प्लैनेट लेते हो कोई। ओके, एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं। डिस्टेंस ये भी दिया है, ठीक है, जो डिस्टेंस है दैट इज़ डी इन मीटर भी दिया है आपको, 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ठीक है, ये मीटर भी आपको दिया है। नाउ फोर्स निकालना है, तो ये प्लैनेट 1 है, ये प्लैनेट 2 है। ठीक है, देखा जाए तो मून प्लैनेट नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि दो क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अर्थ है, ये मून है। अभी इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स निकालते हैं। अभी हमने दो इंसान के बीच में निकाला, ठीक है, तो हमें बहुत ही कम वैल्यू मिला, दैट इज़ -7 मिला, 10⁻⁻7, जो बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। इतना छोटा वैल्यू होता है कि ये कैंसिल आउट हो जाता है। क्यों कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है इसमें अलग अलग फ्रिक्शंस है। ठीक है, अलग अलग फ्रिक्शन की वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक कैंसिल आउट हो जाता है इतना छोटा वैल्यू। अगर ये बड़ा होता वैल्यू तो डेफिनेटली हम इसको देख पाते, ठीक है, फील भी कर पाते, जैसे कि प्लैनेट के बीच में कर पाते हैं। तो प्लैनेट के बीच में क्यों कर पाते हैं, क्योंकि प्लैनेट्स का मास बहुत ज़्यादा है। देख सकते हो कि 10⁻24 है, 10⁻22 है, बहुत ज़्यादा मास है। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, पहला जी, तो जी का वैल्यू हर जगह सेम है, दैट इज 6.673 10⁻⁻11 इंटू m1 यानी अर्थ का मास, दैट इज 6 इंटू 10⁻24 इंटू m2 दैट इज मून का मास 7.4 इंटू 10⁻22। ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस दैट इज 3.84 10⁻8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हो, ठीक है, तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका जो वैल्यू मिलेगा ये मिलेगा 2.01, ठीक है, इंटू 10⁻
देखिए इधर क्या मैं लिखता हूँ, पहले आप देखना, दो इंसान के बीच में क्या था, 10⁻⁻⁷, ठीक है, बहुत छोटा। और इधर देखिए 10⁻20, ठीक है, 10⁻20 न्यूटन। तो इधर आप देख सकते हो कि जो इनका वैल्यू है ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, 10⁻20 है। 10⁻20 बहुत बड़ा वैल्यू होता है, वेर एज 10⁻⁻7 बहुत ही छोटा वैल्यू होता है। एंड बिकॉज 10⁻20 है, इसलिए क्या होता है, हम देखते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स हम देखते हैं अर्थ एंड मून के बीच में, इनके बीच में क्या देख पाते हैं हम, ग्रेविटेशन फोर्स देख पाते हैं, ठीक है। लेकिन हम ये फोर्स नहीं देख पाते किसके बीच में, ये फोर्स हम नहीं देख पाते हैं दो इंसान के बीच में, यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत छोटा रहता है, ठीक है। तो अगेन अगर हम मास को बड़ा कर दें, क्योंकि ऑल इट्स डिपेंड ऑन मास, अगर मास बड़ा